अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम शुरू करेंगे जहां से हमने कल वी लेफ्ट ऑफ एट टेररिज्म इन इंटरनेशनल लॉ। मैंने आई थिंक जो लास्ट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताई थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो ये थी कि टेररिज्म की कोई सच डिफाइंड ट्रांसग्रेशंस, नो डिफाइंड पर्टिकुलर बाउंड्रीज नहीं मौजूद इंटरनेशनल लॉ के अंदर कि व्हाट can be specifically characterized as terrorism. There is no agreed upon definition. और उसकी मैंने आपको वजह भी बताई थी कि one man's terrorist could be another man's freedom fighter. क्योंकि it is entirely subjective to whose side you are taking in a war or in a conflict. The position of who's labeled as a terrorist or as an insurgent or a belligerent changes. कि जिस साइड पे आप हैं या ऑन द विच एवर साइड ऑफ द आर्गुमेंट यू वांट टू लुक एट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टेटस एज अ टेररिस्ट चेंजेस। अब यही लोग जो कि इस वक्त अफगान तालिबान कहलाए जाते हैं और जिनको टेररिस्ट लेबल किया गया 2001 के बाद, एक बहुत ही इम्पॉसिबल एंड एन कंप्लीट डेंजर टू सोसाइटी इन जनरल और ग्लोबल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट इनको कंसिडर किया जाता था। उससे पहले ये लोग क्या थे? उससे पहले ये लोग अफगान मुजाहिदीन थे, because then they were fighting with the US against the Soviet occupation. So when things don't go the international narrative way, फिर depending on which side of the argument you are on, आप terrorist label हो सकते हैं। Naturally इनकी ideology और उसको की जो एक extreme nature है, that is usually a very characterizing feature of terrorist regimes. तो होता क्या है कि जैसे अब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि टेररिज्म इज इन मोस्ट केसेस एसेंशियली अ पॉलिटिकल एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेररिज्म को समझने के लिए कि टेररिज्म इंप्लॉय करना या उसको उसका लेबल आप पे लगना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है ना वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल ही कंसिडर की जाती है। अब वो वजह उस पॉलिटिकल एक्ट की पीछे कोई लॉजिक क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। हाउएवर उसका पर्पस जो होता है एक ड्रामेटिक और डेडली इम्पैक्ट जनरेट करना via injury on civilians and to create an atmosphere of fear. और उसके पर्पस यूजुअली जो है वो आइडियोलॉजिकली होता है। अब वो दोनों सूरतों में हो सकता है, कोई ज्यादा ओवरटली सेक्युलर अरेंजमेंट के पीछे भी लोग कुछ नुकसान कर सकते हैं, बॉम्बिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 70s के अंदर जब इस वक्त जब वियतनाम वॉर एट इट्स पीक था तो बहुत सारे जो आप कहते हैं ना काउंटर कल्चर हिपी ग्रुप्स थे, वो एंटी वॉर स्टेटमेंट्स के पीछे जो उन्होंने छोटी छोटी बॉम्बिंग्स की थी अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहे कि जी मतलब अब वो एंटी वॉर थे, वो लोग सेक्युलर भी थे, they were considered मतलब कि drug using hippies जिनको कहा जाता था। So why was it कि वो भी इस एक्ट को अवेल कर रहे थे? मतलब वो भी क्या टेररिस्ट ही हुए? Yes, of course, because they were using fear and the environment of fear to make a point. So ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए। अब दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट नोन वर्किंग डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं या गेट द जिस्ट ऑफ दिस कि आपको समझ आ जाए कि भी ये इतना है। अब फिर इसको फर्दर उसको सेकंड एस्पेक्ट को फर्दर डिफाइन किया गया है कि इट इज टेररिज्म इज अ क्रिमिनल एक्ट। ऑब्वियसली जब आप यू आर कॉजिंग डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी तो इट इज अ क्राइम। हाउएवर इट इज मोर देन मेयर क्रिमिनलिटी। It is necessary to understand the political nature as well as its basic criminality and psychology. कि आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि what ultimately causes terrorism. वो क्या environment है जिसके अंदर कोई भी बंदा हथियार उठाता है. What is that particular psychological or political environment that leads to the birth of a terrorist group? वो सिचुएशन क्या है? जैसे हमें ये पता है कि सोवियत ऑक्यूपेशन इज इन फैक्ट व्हाट गिव बर्थ टू द तालिबान टू फाइट विद दिस पर्टिकुलर वेव ऑफ ऑक्यूपेशन जो कि उस जमाने में सोवियत बहुत स्पीड से कर रहा था। तो दे क्रिएटेड दिस ग्रुप, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है,
जिसमें हम ये बात करते हैं कि जी मतलब वी सपोर्टेड देम बिकॉज उस वक्त मुजाहिदीन थे। तो क्या चीज है जो कि एक नेशनल आइडेंटिटी से भी ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते, जो कि स्टेट से मोहब्बत से भी बढ़ के कुछ चीज है? तो जिस तरह अगर आप मुसलमान हैं तो दैट वुड बी योर रिलीजन। Clearly, this is the last 10 decades, last 20 decades across the globe, जो एक religious जो होता है ना सेंटिमेंट की बेस के ऊपर उसको एक सेंट्रल आइडियोलॉजी बनाकर प्रोपोगेट करना या उसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवाना। आपके सामने बहुत सारे जो भी ग्रुप्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तहरीक लब्बैक की एग्जांपल आप ले लें। इट इज रिलीजियस ग्रुप, अ हाइपर रिलीजियस ग्रुप, जो कि अपने एंड्स मीट करने के लिए फियर का या जबरदस्ती का या जो भी एंटी स्टेट ऑक्यूपेशन का, जिस तरह भी आप इसको देखना चाहें, तरीकेकार। अब ये एक और बात है कि उनका जो आइडियोलॉजी है वो किस स्टेज पे है, द आइडियोलॉजी, उनके फैक्टर्स जो भी हैं। अब आप एक तरह से देखें तो जो तालिबान जिस चीज के लिए खड़े हैं, दे वांट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन ऑक्यूपेशन, दैट इज नॉट सो मच ऑफ अ बैड आइडिया, इज इट? लेकिन उस एंड को मीट करने के लिए जो टैक्टिक वो अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं? दैट इज वेयर टेररिज्म कम्स इन। उसी तरह कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप या कोई भी ऐसा ग्रुप जो एंटी स्टेट बिहेवियर इंप्लॉय करके अपनी मनमानी करवाने की कोशिश करता है, तो उस ग्रुप को हम इसलिए लेबल करते हैं इंसर्जेंट ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि उनका मेथड ठीक नहीं होता। हमास जो है, इट एसेंशियली फ्रीडम फाइटर्स है ना, दे फाइटिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन। But then what is the problem? Why are they labeled as a terrorist group? They have won free and fair elections in Palestine. They are the official leadership. मगर क्योंकि उनका टैक्टिक जो है वो वॉरलाइक है और इट एम्प्लॉयज फियर एंड वेपनाइजेस फियर, तो इसलिए उनको कभी इजराइल एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। उनके पास अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट यही होता है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो लिबिया और लेबनान को उन्होंने सत्यानाश बैठा दिया है सिर्फ इस चक्कर में कि हमास को खत्म कर लिया जाए। इसी तरह हिजबुल्लाह भी इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मिडिल ईस्टर्न पीपल, अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड। तो नैरेटिव की बात है, रिमेंबर दिस कि वी आर लिविंग थ्रू एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट याद रखिएगा कि वी आर लिविंग थ्रू द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड whoever controls the narrative controls the power in this world. Whosoever controls the narrative controls the power. Narrative की गेम है। What made Trump so powerful? He was able to connect with the masses of basic blue collar white Americans. उसने कनेक्ट किया उस पब्लिक के साथ जिसको बहुत सालों से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इग्नोर कर रही थी। वो मेजॉरिटी, वो ब्लू कॉलर वर्कर्स दैट फॉर्म लार्जली व्हाट अमेरिका इज। तो आपने पहली दफा देखा कि कोई ऐसा बंदा आया जो कि मतलब could have easily been someone from Pakistani politics also. मतलब इट वाज सच अ शॉक टू द अमेरिकन सिस्टम कि वो लोग ये हजम ही नहीं कर सके कि ये बंदा एक्चुअली प्रेसिडेंट बन गया और बहुत मुश्किल से हारा है। दैट्स अ फैक्ट, बहुत थोड़े मार्जिन से। अब दिस इज अ स्टेट दैट इज कंसिडर्ड अ वर्ल्ड लीडर। अल्टीमेटली जब हम वी ब्रेक इट डाउन टू एवरीथिंग, तो वो जो सेंटिमेंट है कि क्या चीज है, नैरेटिव, क्या बात हो रही है और कौन अपने नैरेटिव की मनवा सकता है। रिमेंबर दिस कि इन अ पर्टिकुलर मॉब, जो भी मॉब साइकोलॉजी, वो क्या होती है कि एक मॉब है, उस मॉब में देयर आर अ लॉट ऑफ हेड्स इन अ मॉब बट वेरी फ्यू माइंड्स। यानी कि बहुत सारे सर तो होते हैं, दिमाग थोड़े थोड़े। मॉब मेंटालिटी को कंट्रोल करना या एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को ये यकीन दिलाना कि जो मैं विजुलाइज कर रहा हूं वो इज अ गुड गोल एंड यू शुड फॉलो मी, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। जो टेररिज्म के अंदर मौजूद लीडरशिप होती है वो भी यही क्वालिटी रखती है। दे विल, अब इससे बड़ी क्या क्वालिटी होगी कि आप अपनी आइडियोलॉजी पे किसी को इतना ढालें, इतना अग्री करा लें अपने साथ कि दे आर विलिंग टू लूज देयर लाइव्स फॉर यू, फॉर योर कॉज। इससे बड़ी तो कोई कमिटमेंट नहीं हो सकती। सो रिमेंबर दिस कि जब भी आप टेररिज्म का कोई सवाल अटेम्प्ट करें तो बी वेरी केयरफुल टू अटेम्प्ट इट इन अ मैनर कि यू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट
कि टेररिज्म और टेररिस्ट ग्रुप्स बेस्ड अराउंड नैरेटिव्स होते हैं, कि किस नैरेटिव के तहत आप उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so moving forward, let's first understand some very basic principles. अच्छा, ये तीनों टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी, एटलीस्ट इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा. बेलिग्रेंसी के बारे में शायद आपने ना सुना हो. अच्छा, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो है ना, जो आपकी जिनेवा कन्वेंशन है, जो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स, जो है कि वो एक्सटेंड नहीं होते ना स्पाइस पे वो होते हैं, दे डोंट प्रोटेक्ट स्पाइस. एंड ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है, ये टेररिस्ट को भी नहीं है. और इसी तरह दैट मीन्स के स्पाइस कैन आल्सो बी टॉर्चर्ड एंड टेररिस्ट कैन आल्सो बी टॉर्चर्ड. हाउएवर, ये जो बात आती है बेलिग्रेंसी की, बेलिग्रेंसी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर किसी को बेलिग्रेंट आप डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स कि वो एक रिकग्नाइज्ड कॉम्बैटेंट्स हैं. यानी कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो लोग नाजीज के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, वो बेलिग्रेंसीज थी. दैट मीन्स के वो रिकग्नाइज, इंटरनेशनली रिकग्नाइज कॉम्बैटेंट्स थे. उनके लॉ ऑफ वॉर के तहत उनके कुछ राइट्स थे जो कि कोई स्टेट वायलेट नहीं कर सकती थी. इसी तरह जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, तो जब ये कन्फेडरेट स्टेट्स ने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था एक सेपरेट स्टेट, तो यूएस के अंदर यूके ने उनको बेलिग्रेंसी डिक्लेयर किया था. दैट मींस दे डिडंट कंसीडर देम एज इंसर्जेंट्स या एंटी स्टेट और टेररिस्ट, दे डिक्लेयर्ड देम बेलिग्रेंस, यानी कि कॉम्बैटेंट्स का स्टेटस उनको दे दिया था. फ्रांस ने भी यही किया था. तो इसका क्या मतलब हुआ? वो अपनी स्टेट के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया था, बल्कि वो कह रहे थे कि हम एक सेपरेट स्टेट हो गए. आप में से किसी ने अगर अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी हो या रखी हो, तो वो अभी आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि जो उनका ये वॉर हुआ था सारे स्लेव लेबर ट्रेड के हवाले से, नॉर्थ और साउथ का, तो साउथ ने अपने आप को सेपरेट कन्फेडरेट स्टेट्स डिक्लेयर कर लिया था. अब बाकी ममालिक ने उनको बेलिग्रेंसी रिकग्नाइज किया था. दैट मीन्स कि वो उनको रिकग्नाइज स्टेटस दे रहे थे कि जी ये कॉम्बैटेंट्स हैं और ये टेररिस्ट नहीं है, ये इंसर्जेंट्स भी नहीं. यानी कि अगर कोई भाग के उनके पास आएगा तो दे विल बी गिवन वो ऑफ द स्टेटस ऑफ अ प्रिजनर ऑफ वॉर, नॉट एनीथिंग लेस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, क्योंकि अगर आप बेलिग्रेंसी के अंदर रिकग्नाइज होते हैं तो आपके राइट्स होते हैं और आपके ह्यूमन राइट्स नहीं कोई वायलेट करता फिर. लेकिन अगर आपको टेररिस्ट का स्टेटस दे दिया गया है या इंसर्जेंट का दे दिया गया है या स्पाई का दे दिया गया, तो फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, आप उससे खारिज हो जाते. you don't have prisoner of war status. फिर आप टॉर्चर भी किए जा सकते हैं, आपको एक्सटेंडेड पीरियड्स विदाउट ट्रायल जो है वो डिटेन भी किया जा सकता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल गुआंटानामो बे है, जो कि एक आउटसाइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक प्रिजन सिस्टम है जो फंक्शन करता है. अच्छा, अब टेररिज्म और इंसर्जेंसी के दरमियान में क्या फर्क होता है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग यूजुअली एक्सटेंड नहीं की जाती. यानी कि उनको कहा जाता है कि दे आर एन अनरिप्रेजेंटेटिव किस्म की जो है ना एबरेशन. एबरेशन यानी कि वो एक ऐसी चीज है जिसको किसी सूरत रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे बड़ी मिसाल अगर आप लें तो वो आइसिस की. अब सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट, जितना मर्जी आपस में वो लड़ाइयां कर रहे थे, सिविल वॉर अलहदा चल रहा था, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इट वाज अ पूरी पूरी खिचड़ी बनी हुई थी. लेकिन एक बात बिल्कुल कॉमन नॉलेज थी कि ऑल पार्टीज वर कंप्लीटली इन एग्रीमेंट कि भाई ये तो गलत है आइसिस, और इनके साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं की जा सकती. यानी कि टेररिज्म जो होता है या टेररिस्ट होता है, दैट इज कंसिडर्ड द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट. फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेररिस्ट जो होते हैं, दे, देखो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दे साइकोलॉजिकली और मॉरली फ्लॉड. यानी कि मारना, कत्लो गारत, टॉर्चर, रेप, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ ब्रूटल टैक्टिक्स आर यूज्ड बाय दीस पीपल. अब इसमें अगर आप अफ्रीकन कुछ वो देख लें उठा के, सोमालिया की एग्जांपल है, सियरा की है, तो क्या वहां पे चीजें थी. फिर टेररिज्म इज अ लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम.
फिर उसी तरह काउंटर टेररिज्म से मुराद ये है कि आपने इनको मतलब यू डोंट हैव टू नेसेसरीली कैच दीज पीपल सो लॉन्ग एज यू एलिमिनेट देम। ये थ्रेट होते हैं कंट्री को, ग्लोबल को, हर लेवल पे ये थ्रेट है ये लोग जो टेररिस्ट हैं। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इंसर्जेंसी क्या होती है? इंसर्जेंसी होती है कि आपके अपने मुल्क के सिटीजन आपके खिलाफ, आपकी स्टेट के खिलाफ किसी इनजस्टिस की लाइट में आपके स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लें। अब इसमें जो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, दैट इज एन इंसर्जेंसी, इट्स नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप, नहीं डिक्लेयर, इंसर्जेंसी डिक्लेयर। दैट मीन्स कि वो आपकी सोसाइटी का एक जनरल इशू है, जो उनके पॉइंटर्स हैं, उनकी जो एक सोर्स है वो एक हार्ट बर्निंग फीलिंग है दैट कम्स कि भाई हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, लोगों के पास पानी नहीं है, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो दैट इज एन इंसर्जेंसी। जो इस तरह के जो आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं ना, जो कि एक पर्टिकुलर कॉज की तरफ फाइट कर रहे होते हैं स्टेट के साथ, तो दे आर रिगार्डेड एज एन इंसर्जेंसी। अब ये वायलेंट भी हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी। अब इनकी जो होती है ना, जो अप्रोच होती है वो स्ट्रेटेजिक होती है। दे आर मोर फोकस्ड ऑन कॉजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, कॉजिंग इकोनॉमिक डैमेज रादर देन लॉस ऑफ लाइफ। दे यूज वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ गेटिंग हर्ट। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी, सो बेसिकली होता क्या है कि इंसर्जेंट्स जो हैं वो नेसेसरीली दे डोंट ट्राई टू कॉज अ लॉस ऑफ लाइफ एज सच। उनके लिए टारगेटेड अप्रोच, जैसे आप मिसाल ले सकते हैं कि किसी ऐसे टारगेट पे हमला करना दैट रिप्रेजेंट समथिंग, राइट? किसी स्टैचू को गिरा देना, या स्टेट के किसी सिंबल को गिरा देना, या कोई ग्राफिटी कर देना, या जनरली भी दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बीइंग हर्ट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जारी करना, और एक स्ट्रैटेजी के तहत वो करते हैं। जबकि टेररिस्ट होती है ना, उनकी यूजुअली वायलेंस कंप्लीटली इनडिस्क्रिमिनेट होती है, यानी वो ये नहीं देखते कि कौन मर रहा है। अगर ये इस्लामिस्ट जिहादिस्ट भी होंगे तो वो ये रिस्पेक्टिव कि भाई कौन है बीच में, वो मस्जिद में भी धमाके करेंगे, वो हर जगह करेंगे। देखें एट द हाइट ऑफ द टेररिस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि मस्जिदों के अंदर इक्वली हमले कर रहे थे। तो ये कहाँ के मुसलमान है, या व्हाट आर दे स्टैंडिंग फॉर? सो ये डिफरेंस होता है टेररिज्म और इंसर्जेंसी के दरमियान। इंसर्जेंसी जो होती है ना, वो रिजॉल्व की जा सकती है बाय एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द आर्म्ड कॉम्बैटेंट्स, कि वो किस बात पे खड़े हैं और क्या चीज है जो आप इंप्रूव कर सकते हैं। यही वजह है कि जो गवादर पोर्ट है उसकी इंप्रूवमेंट और बलूचिस्तान की जो तरक्की का बहुत गहरा लिंक है इकोनॉमिक्स के साथ। जब वहां रिसोर्सेज आएंगे, एजुकेशन आएगी, इंप्रूवमेंट होएगी, और एक जनरल एक जो ग्रीवेंसेज हैं स्टेट के साथ कि भी हमारे रिसोर्सेज हम पर नहीं अप्लाई हो रहे, बाकी ममालिक, बाकी मुल्क के बाकी प्रोविंसेस पे हो रहे हैं, तो व्हेन यू एड्रेस दोज इश्यूज, तो फिर आप इंसर्जेंसीज को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। एक बेरोजगार जवान की जगह आप जिसके दिमाग में ये नफरत और ये एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा भरा जा सकता है, अगर आप उसके दिमाग में दूसरे मसाइल डालेंगे, जैसे कि नौकरी का गम होता है, या खाने पीने का है कि जो हमने यू हैव टू लिव अ बेटर लाइफ, मतलब वो अपॉर्चुनिटी उसको देंगे, तो इंसर्जेंसी को रिजॉल्व किया जा सकता है। इसलिए जो काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज होती हैं, वहां पे फोकस किया जाता है टुवर्ड्स बिल्डिंग एंड इंप्रूविंग द कंडीशंस दैट एक्चुअली लेड टू द इंसर्जेंसी। इसकी इंसर्जेंसी को रिजॉल्व करने का सबसे जो वेल नोन केस स्टडी है ना, वो तमिल टाइगर्स की इन श्रीलंका। श्रीलंका ने ऐसी
टारगेटेड अप्रोच की टुवर्ड्स द कम्युनिटीज जहां पे मैक्सिमम तमिल टाइगर्स पाए जाते थे, कि वो इंसर्जेंसी अपने आप खत्म होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स, कि उन्होंने उन एरियाज को अपलिफ्ट किया। ऑब्वियसली उन्होंने मिलिट्री माइट भी इस्तेमाल किया, लेकिन असल चेंज तब आना शुरू हुआ जबकि वो एरियाज जहां से ये अपने मेजर इन्फोर्समेंट ला रहे थे, जब उन एरियाज में इंप्रूवमेंट आई, वहां पे जॉब्स हुई, इकोनॉमिक्स बेहतर हुई, रिसोर्सेज की रीच बेहतर हुई, बेसिक लिविंग इंडेक्स इंप्रूव हुआ, तो अपने आप इवेंचुअली तमिल टाइगर्स की पावर खत्म होना शुरू। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी। अब ये है जी बेलिग्रेंसी, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब बेलिग्रेंट ग्रुप्स जो हैं वो अपने ही मुल्क में पावर सीज कर जाते हैं यूजुअली। अब उनको रिकग्नाइज करना मुमालिक की चॉइस होती है। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ के हवाले से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स को रिकग्नाइज किया जाता है, गवर्नमेंट्स को जरूरी नहीं है कि रिकग्नाइज किया जाए। अब ये तो सब मानते हैं कि जी अफगानिस्तान एक स्टेट है, उसकी ये बाउंड्रीज हैं, पूरी दुनिया में वो एक रिकग्नाइज स्टेट है। अब गवर्नमेंट जो है अगर तालिबान की आ रही है तो क्या वो रिकग्नाइज्ड है? अभी फिलहाल हालात से तो ये लग रहा है कि कोई रिकग्नाइज करने का मूड नहीं है किसी का इस वक्त। अब 90s के अंदर जब तालिबान ने पावर ली थी काबुल से और वो उन्होंने एक सिविल वॉर इनिशिएट किया था, तो उस जमाने में से 2 ममालिक ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया था, दैट वाज सऊदी अरब एंड पाकिस्तान। नो अदर कंट्री रिकग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। हाउएवर ये चॉइस होती है। अब यहाँ पे मैंने मिसाल दी हुई आपको कि जी फ्रांस और मेक्सिको ने ऑफिशियली रिकग्नाइज की थी एक लेफ्टिस्ट गुरिल्ला मूवमेंट दैट फॉट सेवरल इयर्स अगेंस्ट द कोलंबियन गवर्नमेंट। यानी कि वो लेफ्टिस्ट थी क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो अलाइन कर रही थी फ्रांस और मेक्सिको की एक जनरल अप्रोच के साथ, तो उन्होंने उसको रिकग्नाइज कर लिया। तो ये फिर यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेशनल डबल स्टैंडर्ड है। जस्ट बिकॉज उनकी अपने साथ उनको लग रहा है कि आइडियोलॉजी अलाइन हो रही है, तो वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़ रहे होंगे, तो उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, अब जब ये आप इसको और तरीकों से भी देखेंगे, जैसे मैंने आपको अमेरिकन सिविल वॉर की एग्जांपल दी थी। अब उनको सॉवरेन स्टेट रिकग्निशन जो होती है ना स्टेट्स की, वो 2 तरह की होती है। इट इज कॉल्ड डी फैक्टो एंड डी जूरे। अब पाकिस्तान इजराइल को एज अ स्टेट रिकग्नाइज नहीं करता, बट उससे का ये मतलब तो नहीं है कि वो इजराइल स्टेट नहीं है। पाकिस्तान के रिकग्नाइज ना करने से वो स्टेट खत्म तो नहीं हो जाएगी, बाकी लोगों ने तो किया हुआ रिकग्नाइज। तो रिकग्निशन 2 तरह की होती है। डी फैक्टो से मुराद है कि भाई आप उनके साथ ताल्लुकात हैं, पर आप जो है ना, ये एक फैक्ट है कि जी वो स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, आपकी कुछ ना कुछ उनके साथ इंटरेक्शन किसी ना किसी की तरह की है। अब जो डी जूरे है, दैट इज एन ऑफिशियल लीग इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड रिकग्निशन दैट यू विल गिव to that particular state or group based on a declaration, official declaration आप करेंगे, तो वो फिर रिकग्निशन उस लिहाज से कहलाएगी। बेलिग्रेंसी की रिकग्निशन जब आप करते हैं, आप ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि भाई हम इस पर्टिकुलर ग्रुप या गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि आईएमएफ ने अपनी फंडिंग पुल कर ली अफगानिस्तान से, बिकॉज नोबडी इज विलिंग टू रिकग्नाइज द तालिबान कंट्रोल और गवर्नमेंट। अभी वो उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहे, अभी उन्होंने उसको इंसर्जेंट गवर्नमेंट या जो है हॉस्टाइल गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर किया, वो भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको ऑफिशियली भी रिकग्नाइज नहीं किया। Was they're still considering this a hostile takeover। और जनरली जैसे ही इंटरनेशनली ये चीजें रिकग्नाइज नहीं होती, तो जो इंटरनेशनल फंडिंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें अपनी सपोर्ट पुल कर लेती हैं, बिकॉज वो इसको इलीगल कंसिडर करती हैं। तो बेलिग्रेंसी के एडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर इस वक्त अब ये ग्रुप जो है तालिबान, इट हैज सीज्ड पावर इन इट्स ओन कंट्री, सो विल इट बी रिकग्नाइज्ड एज अ बेलिग्रेंसी इवेंचुअली? वी शैल सी। ये अभी हमें नहीं पता, अभी थिंग्स आर स्टिल अनफोल्डिंग। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर्टिकुलर रिस्क्स मौजूद हैं, उसमें दिस इज जस्ट वन सच एग्जांपल। ये देखें, ये वो होराइजन के ऊपर जिस वक्त मौजूद है रिस्क्स आपके इन टर्म्स ऑफ
परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ये आपकी जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसके हवाले से ये बताया गया कि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको लगता है कि जी इन्फेक्शियस डिजीजेज इज परहैप्स द मोस्ट क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। और वो समझ भी आती है कि अभी पिछले 2 साल से तो हम कोरोना की वो जद में हैं, तो नेचुरली लोगों का यही रिस्पॉन्स होगा। और क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से जो दूसरी है, कोई जो जॉब का लॉस हुआ है और इकोनॉमिक हिट हुआ है, तो दूसरा सबसे खतरा लोगों को फील हो रहा है कि उनकी जॉब की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो उनका अगला पे चेक, पैसे, उनकी खाने पीने की अफोर्डेबिलिटी कहाँ से आएगी, ये उनको दूसरा सबसे बड़ा खतरा इस वक्त फील हो रहा है। ठीक है जी। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में एज यू ऑल नो कि इस वक्त करंटली पिछले अगर हम 6 months को ही देख लें, द नंबर ऑफ अर्थक्वेक एंड टाइफून्स अक्रॉस द लैटिन अमेरिकाज, इन जनरली अक्रॉस अफ्रीका, आपकी आइलैंड स्टेट्स पे इनकी जो अक्रंस है वो बढ़ गई है। टोर्नेडोज की अक्रंस बढ़ चुकी है, फॉरेस्ट फायर्स की अक्रंस बढ़ चुकी है। तो यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब इंक्रीज हो रहे हैं टाइम के साथ। As opposed to these three are considered the most clear and present danger. Terrorist attacks, social cohesion, prolonged stagnation, अब ये digital inequality, cyber security failures, ये वो चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट्स तो सीरियसली ले रही हैं, पर लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो these are not the immediate concerns of the general global community. वो इसको इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त नहीं समझ रहे। उनके नजरिए में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी हेल्थ और इकोनॉमिक्स है, विच मेक सेंस, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान को अपनी रोजगार और अपनी सेहत की सबसे ज्यादा परवाह है। और इस वक्त ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स के हवाले से यही दो चीजें प्राइमरी कंसर्न। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही ये पेंडेमिक हिट हुआ था उससे पहले हमें नजर आ रहा था कि पूरी दुनिया में मसले हो रहे थे। हमें पता है कि भी अल्जीरिया का एक बड़ा सिवियर प्रॉब्लम चल रहा था, अभी हमें पता है इट्रिया ने जो है और इथियोपिया के मसाइल चल रहे थे, हमें पता है कि हांगकांग की प्रोटेस्ट जो है चल रही थी, हमें पता है फ्रांस में इतनी सिवियर प्रोटेस्ट चल रही थी जो येलो क्या कहते हैं येलो कोट्स की चल रही थी। एकदम आप सबने नोटिस किया होगा जैसे जब पेंडेमिक आया है तो हर चीज ने बैक सीट ले ली, एकदम इट्स सॉर्ट ऑफ जस्ट स्टॉप, कंसर्न्स एकदम चेंज हो गए। कि जब इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम आया, जब लोगों को अपनी जान का और अपने रोजगार की मुसीबत पड़ी, तो हर चीज ने बैक सीट ले ली। मेरे ख्याल में सिवाय एक अफगानिस्तान को छोड़ के जिन्होंने बिल्कुल कमिटमेंट के साथ पेंडेमिक के दौरान भी बॉम्बिंग जारी रखी, लिटरली ओनली द तालिबान कुड हैव पुल्ड दिस ऑफ। तो अदर देन दिस पर्टिकुलर ग्रुप यू मस्ट नोटिस के तमाम तकरीबन जो सेल्स हैं वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो गए फॉर अ व्हाइल नाउ। मतलब बहुत स्पोरेडिक हो गई उनकी अक्रेंस, क्योंकि सारा फोकस ही शिफ्ट हो गया कोरोना वायरस की तरफ। पिछले 2 सालों में एक बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप आया है टुवर्ड्स इंसर्जेंट और टेररिस्ट एक्टिविटी, जो हो भी रही थी, मूवमेंट्स भी हो रही थी, जो जनरल अनरेस्ट था अक्रॉस द ग्लोब, एक हम देख रहे थे कि राइज हो रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, जो चर्चिल शूटिंग्स हैं, इस तरह की बहुत सारे मल्टीपल लेवल पे टीयर्स पे वायलेंस वाज बिकमिंग अ जनरल इशू अक्रॉस द मोमेंट बीमारी हिट्स। आप देखते हैं कि सारा कुछ एकदम जैसे बैक सीट पे चला है। और एकदम अब जो ग्लोबल नैरेटिव है वो चला गया है हेल्थ सिक्योरिटी, प्रिपरेशन फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लाइवलीहुड क्राइसिस, इकोनॉमी को वापस कैसे अपनी जगह पे लाना है। इस ये सबको मालूम है कि अभी आज ही अखबार में आया डॉन के अंदर, इफ somebody had seen it, कि जो लार्जेस्ट पैकेज इन द हिस्ट्री ऑफ IMF वो इशू होने जा रहा है और उसमें पाकिस्तान का सब्सटेंशियल शेयर है। दिस इंजेक्शन इज डिजाइंड टू बूस्ट द इकोनॉमी, ताकि वो कंट्रीज जो बहुत बुरी तरह सफर कर रहे हैं उनको कोई सपोर्ट मिल सके। अब ये लॉन्ग टर्म इश्यूज और फिर उसमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स भी हैं जिस तरह आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें बेहतर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब 5 to 10 ईयर्स के अंदर जो सबसे बड़ा थ्रेट लोग समझते हैं कि वो क्या है उनको, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। दैट्स नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। दैट मीन्स कि ज्यादातर ग्लोबल कम्युनिटी ये फील करती है कि अगले 10 सालों के अंदर जो सबसे बड़ा थ्रेट ग्लोबल सिक्योरिटी को है वो न्यूक्लियर वेपन्स है, which is supposedly the one protection that these particular states have against the rest of the world. लेकिन जनरली पब्लिक ओपिनियन यही बात करता है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है।
अच्छा, अब हम आते हैं जी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ। अच्छा, अब हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट। कश्मीर के ऊपर हम अभी इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वही वाली बात है कि जब हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, आई फील कि इट इज बेटर कि उस वक्त हम कश्मीर को कवर करें। तो ऑल्दो इसमें टाइटल स्लाइड में ये मौजूद है, लेकिन आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब हम बात करते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। जिस जमाने में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, जब हमें, आप सबको पता होगा कि जी जो इटालियन अपना है, दे सपोर्टेड हिटलर in his advances, और मुसोलिनी is considered one of their most famous dictators, और उनका जो head था इस सारी movement का। So उस जमाने में there's this very famous theorist, was also a sociologist, और उसने जनरल लोगों के ऊपर बात की। और उस वक्त क्योंकि बड़ा ये कम्युनिज्म वर्सेस ये सब कुछ चल रहा था, कैपिटलिज्म, तो उन्होंने, दिस मैन गिव दिस पर्टिकुलर थ्योरी, एंटोनियो ग्राम्शी नाम था इनका। इट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ हेजेमनी। हेजेमन का वर्ड उन्होंने दिया पहली दफा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेजेमन से क्या मुराद होती है। हेजेमन से मुराद होती है कि अगर आप देखें, इस तरह इमेजिन करें कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट या एक लड़ाई हो रही होती है और एक तरफ चार कमजोर से बंदे हैं, बिल्कुल बारीक से कमजोर से बंदे हैं, और एक बहुत ही कोई बड़ा रेसलर धूष किस्म का आदमी है, कोई 6 फुट 5 इंच वो है, तो वो चार भी ना बड़ी मुश्किल से उस पे उसको गिरा सके। अच्छा, अब ये फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई। अब सपोज करें कि उस एक पहलवान के हाथ में क्लैशनकोफ भी है, तो अब ये 5-6 बंदे भी होंगे ना, तो वो उसके करीब नहीं जाएंगे। सो हेजेमन से मुराद ये होती है कि अगर इस चीज को हम इंटरनेशनली देखें तो इस वक्त ग्लोबल हेजेमन कौन है? ग्लोबल हेजेमन इस वक्त आपका है अमेरिका, which has the largest weapons industry, largest economy, और multiple levels पे वो ग्लोबल हेजेमन उसको आप कह सकते हैं। और हेजेमनी क्रिएट होती है कि जी पैसे के जोर पे, और इकोनॉमी को जो बंदा कंट्रोल कर रहा है वही पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करता है, वही आपके वर्कर्स को कंट्रोल करता है, और उसी के हाथ में अल्टीमेट कंट्रोल होता है। इसलिए इसने ये कहा कि दिस इज अ थ्योरी ऑफ हेजेमनी, कि जब एक ऐसा बंदा या कोई एक ऐसी क्लास मौजूद होगी जो कि कंट्रोल करेगी, टॉप पे सारे रिसोर्सेस कंट्रोल करेगी, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन उनके हाथ में होंगे। इसलिए इंडस्ट्री का वर्कर जितना मर्जी मेहनत कर ले, इंडस्ट्री लगाने वाले का कंट्रोल ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका है, मजदूर तो सिर्फ मेहनत कर रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, पावर भी उसी के हाथ में होती है। इसी तरह इंटरनेशनली भी जो कि वेपन्स कंट्रोल कर रहा है, इकोनॉमी जिसकी बेहतर है, पैसा जिसके पास ज्यादा है, तो वो ग्लोबल नॉर्थ है। दैट मीन्स कि जो आपकी डेवलप्ड स्टेट्स हैं। अब आपको ग्लोबलाइजेशन का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आप वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी बताई थी, उसमें आप लोगों ने ये सुना होगा कि मैं आपको ये बता रही थी कि भाई वो स्टेट्स, वो ममालिक जो कि डेवलप्ड है, वो फॉल करते हैं कोर स्टेट्स में। यानी कि उनके पास पैसा भी है, उनकी अवाम पीस भी है, उनकी इकोनॉमी भी स्टेबल है, और उनके पास वेपनाइज सिस्टम्स भी हैं, और वो जनरली डेवलप्ड है हर लिहाज से। पर कैप जीडीपी उनका इंप्रूव्ड है, पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशो भी उनका ज्यादा अच्छा है, जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर। सो जो हेजेमनी यहाँ पे है कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस आपके पास है वो इसलिए है क्योंकि एक ऐसा ग्लोबल हेजेमन है जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है। इज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट्स। यूएस इस वक्त स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा है। ये जो कहते हैं ना कि ग्लोबल पीस थ्योरी के, हेजेमोनिक पीस थ्योरी, ये आप में से किसी ने किताब सुनी होगी, आई वुड रिकमेंड दिस, इट्स कॉल्ड द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फुकुयामा। उसने ये बात की थी, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन दोनों किताबों के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जी जब एक हेजेमन बन जाएगा ना तो लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फिर सब उसको फॉलो कर रहे होंगे, सब उसकी बात मान रहे हो। ये कॉन्सेप्ट दोनों ने दिया था कि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में फुकुयामा ने भी यही कहा था कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो अब यूएस क्योंकि इट हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस फ्रॉम दिस कोल्ड वॉर एंड नाउ दे विल रन द शो, तो अब कॉन्फ्लिक्ट्स या ओपन वॉरफेयर अब नहीं।
पर एज वी नो कि ऑल्दो पूरा कोई वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे हुआ तो नहीं, लेकिन स्मॉलर स्केल इंसर्जेंसीज हैव इंक्रीज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस अलोन हैज इन्वेडेड सो मेनी कंट्रीज और अल्टीमेटली वहां से निकल के गई, किया वो कुछ भी नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके 20 साल वहां बैठ के अल्टीमेटली निकलना उन्होंने फिर भी था। तो वो जो मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए एक बिजनेस बस चलता रहा, तो वॉर बिकेम अ बिजनेस। ये भी हमें पता है कि फुकुयामा की फिर थ्योरी को इतनी इंटायरली सही नहीं साबित हुई। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी से भी यही मुराद है कि एक कोई ऐसा बंदा होगा जो कि ग्लोबल सिस्टम को रन करेगा, तो सारे उस पर रिलाई करेंगे, वो रूल्स इन्फोर्स करेगा और वही जो है इकोनॉमी को भी स्टेबल रखेगा, इट विल इंश्योर कि बाकी स्टेट्स आपस में वॉर पे ना चली जाए। पर दिस डिड नॉट इफेक्टिवली हैपन। अब हम एक स्पेसिफिक चीज के बाद, इसके बाद एक और थ्योरी आई विच इज कॉल्ड रीजनल हेजेमनी। अब ये एक थिंकर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जिनका नाम है जॉन मेयरशाइमर। जॉन मेयरशाइमर ने ये बात किया कि भाई रीजनल, अब क्योंकि मामलात इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और स्टेट्स बड़ी तेजी से तरक्की कर रही हैं, तो अब सिर्फ हम ग्लोबल हेजेमनी की बात नहीं कर सकते, अब रीजन्स में कोई ना कोई जो है ना वो राइज करेगा एक थ्योरी। अब उसने ये कहा कि अब ग्लोबल उसकी बात नहीं हो रही, अब मुख्तलिफ रीजन्स में एक है। और किसी हद तक ये बात देखी जाए तो सही है, इस वक्त मिडिल ईस्ट में 2 मेजर प्लेयर्स है, कौन? ईरान और सऊदी अरेबिया। आपके साउथ ईस्ट एशिया में 2 मेजर प्लेयर्स हैं, इंडिया एंड चाइना, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड वॉरफेयर कैपेसिटी हम बात करें। आपके ग्लोबल एरिना में इस वक्त जो मेजर प्लेयर चल रहा है, चाइना एट अ टाइम यूएस के साथ भी कम्पीट कर रहा है, लेकिन चाइना इज मोर फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग इट्स पावर इन साउथ ईस्ट एशिया। एशिया में वो अपनी रूट्स डालने की तुला हुआ है। उसी तरह यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमें पता है कि ईयू ने अपनी हेजेमनी मेंटेन की। अब रीजन्स की गेम, इट इज नॉट अबाउट अ ग्लोबल स्टेट कंट्रोल कि कौन किस रीजन पे काबू रखे हुए। अब जिस एरिया से रूट, अब दिस इज प्रिसाइसली व्हाई द गवादर पोर्ट इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स अ चोक पॉइंट। आपकी मिडिल ईस्टर्न स्टेट से वहां से उनका एक्सेस होता है। फिर वहां पे अपेरेंटली इट इज अ वेरी रिसोर्स रिच रीजन आल्सो। अभी वहां पे कोई ऐसी डिस्कवरी तो नहीं हुई है, लेकिन वहां पे चल रही है, रिसर्चेस चल रही है। अब ये जो सारा सीपेक का जो मामला है और जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स हैं, इसका क्या है कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? अपना आपने आप को इस पूरे इलाके में चाइना इकोनॉमिकली इंट्रेंच कर रहा है, अपनी पावर को और स्टेबलाइज कर रहा है। तभी तो बेपनाह पैसा लगा रहे हैं, पूरे के पूरे चाइनीज वर्कर्स उठा के उन्होंने पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर भेजा। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? इंडिया को है, विच इज द मेन कंपेटिटर ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर से मुराद ये कि जी हर कंट्री की जो कंज्यूमर कैपेसिटी है ना, उसकी बेस पे उसकी औकात नापी जाती है। अब आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया की जो प्रोडक्ट है और उनके 1 बिलियन पीपल कंज्यूमर लेवल्स हैं उनके, किस कदर उनके पास इस वक्त मार्केट बड़ी है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को भी उस तरह सीरियसली कोई नहीं लेता जिस तरह इंडिया को लेते हैं, बिकॉज वहां की एक इमर्जिंग मार्केट कंसिडर की जाती है। पाकिस्तान इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एन इमर्जिंग मार्केट, स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया हैज एग्जिटेड द लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया अब डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं आता और उनका ग्रोथ रेशियो इतना ज्यादा है आपकी निस्बत, तो इसलिए दे आर अ कंपेटिटर फॉर चाइना इन दिस रीजन। वो आपसे ऑब्सेस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप पे बहुत ज्यादा वो तबसरा करते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ऑन एनी अदर लेवल बियॉन्ड मिलिट्री टैक हम उनको किसी भी फॉर्म में compete नहीं कर सकते। उनके आईटी प्रोडक्ट को अगर आप देख लें, वो आपसे 100 गुना ज्यादा। किसी किस्म की भी बाय प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी फील्ड की तरक्की जनरली भी आप देख लें तो इंडिया आपसे आगे। तो दे आर कंपीटिंग विद चाइना। तो अब रीजनल कंपटीशन के ऊपर गेम चल रही है कि अब जो रीजन के अंदर जो राइज करेगा वो अपने नेबर्स पे कंट्रोल एग्जर्ट करेगा और वो फिर रीजन में स्टेबिलिटी लाएगा। इस वक्त अगर इस एरिया के अंदर कोई रीजनल हेजेमन कहलाया जा सकता है तो वो चाइना है। by using money, by using its political power, its veto power, it is slowly and steadily building
एन एंटायर कल्चर इन दिस पर्टिकुलर रीजन कि भाई चाइना की डिमांड्स को मानना ही होगा, और वो बस यही है कि वो इकोनॉमिकली जो है अपने और अपनी डोमिनेंस बढ़ाते जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ा। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि जी मिडिल ईस्ट में व्हाट इज देयर एक्चुअल इशू। यहां पे मैंने एक बात लिखी है, द क्वेस्ट फॉर रीजनल हेजेमनी एंड द शिया सुन्नी स्प्लिट। जनरल ऑन द फेस ऑफ इट एक अप्रोच ये समझी जाती है कि जी शायद ये कोई शिया सुन्नी मसला है, कि शायद आइडियोलॉजिकल बेसिस की वजह से सऊदी अरब और ईरान जो है वो मुस्तकिल जो है इस टसल में है कि जी मेरी बात और मेरी बात। ऐसे ही लगता है ना ऑन द फेस ऑफ इट कि भी यमन में क्योंकि शिया हुतीज हैं वो उनकी हैं, और सऊदीया इसलिए उनको बॉम्ब कर रहा है और ईरान इसलिए उनको बैक कर रहा है, क्योंकि वो शिया सुन्नी फाइट लगती है। दैट इज प्रोबेबली द लीस्ट ट्रू फैक्ट दैट विल एवर बी प्रेजेंटेड टू यू। बिलीव यू मी के अगर रिलीजन का एब्सोल्युटली कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट पावर एंड ओनली अबाउट पावर। अब रिलीजन उसमें अगर इस्तेमाल हो सकता है तो स्टेट्स इस्तेमाल कर लेती हैं बहरहाल, लेकिन स्टेट्स का जनरली जो है ना जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, खासतौर पे सऊदी अरब की अगर आप एग्जांपल है तो उनका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। उसी तरह ही ईरान की भी जो आपकी लीडरशिप है वो मैनिपुलेशन तो जरूर एम्प्लॉय करती है जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात आती है, पर दे रियली डोंट केयर हाउ और व्हाट दे डू। आप नोटिस करेंगे कि परहैप्स के जो एक वो इस्लामी भाईचारा और मोहब्बत का जोश जिस कदर पाकिस्तान में पाया जाता है और किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाया जाता। कोई भी मुल्क आउट ऑफ द वे जाके इस कदर इस्लामी भाईचारे को कोरोना नहीं रोता जितना पाकिस्तान रोता। व्हाई इज दैट? बिकॉज जनरली भी आप ये नोट करेंगे कि क्या कश्मीर के बेस के ऊपर सऊदी अरब ने या दूसरे जो ममालिक हैं मिडल ईस्टर्न, उन्होंने किसी पॉइंट पर भी जाके क्या अपने ताल्लुकात खराब किए इंडिया के साथ? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज बिजनेस एज यूजुअल। वो इस मामले में पड़ते ही नहीं है, वो इसको टेरिटोरियल डिस्प्यूट कंसिडर करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर और पैलेस्टाइन आर हार्डली अ प्रायोरिटी फॉर मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्टर्न स्टेट्स। वो ताल्लुकात इंप्रूव करेंगे क्योंकि स्टेट बेनिफिट, अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन, सेल्फ इंटरेस्ट इज व्हाट गवर्न स्टेट पॉलिसी, कि भाई हमारा क्या फायदा है इसमें, इसके ऊपर चल। कोई इस्लामी उम्मत नहीं है दुनिया में, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इट इज ऑल अबाउट पावर, ऑल अबाउट एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस, ऑल अबाउट मेकिंग मोर मनी एंड अपने आप को स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना, इससे बियॉन्ड कोई नहीं है। इसीलिए remember this कि this entire problem is political rather than religious। अब इस वक्त फाइट चल रही है रीजनल हेजेमनी एस्टैब्लिश करने के लिए कि भाई हमारी अथॉरिटी इन सब पे हो, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। अब आप नोट करेंगे कि प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, डायरेक्ट अटैक्स के थ्रू, somewhere or the other these two states are involved in every single conflict in the Middle East। हर जगह पे इन दो पार्टीज का कोई ना कोई हाथ होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे ग्रुप को, ओपोजिंग ग्रुप्स को ही बैक कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि जो सुन्नी शिया पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइडेड है अक्रॉस द मिडल ईस्ट, तो यू वुड रियलाइज कि जब अरब स्प्रिंग भी आया और ये जितनी सारी ब्लडी उसके बाद जो क्लैशेस हुए किधर किधर, बहरेन के अंदर, इवन तुर्की की भी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई, इजिप्ट के अंदर कितनी दफा होती, यमन के अंदर कितनी बड़ी क्राइसिस कब से चल रही। तो यू विल रियलाइज कि भी ये सारी जो अल्टीमेट जो इस्लामिस्ट और इनकी जितने भी इश्यूज हैं ये सारे पावर के पीछे होते हैं। क्योंकि जब भी ये लोग अटैक्स करते हैं, जब हमला करते हैं, तो कोई ये तो नहीं पूछ रहा होता कि ये सुन्नी है या शिया है, ये तो कोई पूछता ही नहीं है। वो तो बस दे टारगेट योर इंपॉर्टेंट एरियाज और स्ट्रेटेजिकली हमला होता रहता है। अब सऊदी अरब ने पिछले 3-4 सालों में कितने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को यमन में टारगेट किया? वाई? क्या उनको नहीं पता ये स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं? ऑब्वियसली देयर अवेयर ऑफ दैट, बट दोज आर सॉफ्ट टारगेट्स, इसलिए वो उनको हमला करते हैं क्योंकि इनके ऊपर हमला करने से प्रेशर जनरेट होता है। सो इट्स ऑलवेज पॉलिटिकल। अच्छा, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ शॉर्ट हिस्ट्री
of all the possible conflicts that have happened in the Middle East. ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी आई थिंक मैंने कर लिया है, अगर नहीं किया तो मैं भी कर दूंगी। ये अगर आप नोट करेंगे कि देखें किस लेवल की कैजुअलिटीज की किस हद तक मिडिल ईस्ट के अंदर परपेचुअली एक इशू रहा है, whether it was the Syrian war, the Yemeni revolution, या इस वक्त चल रहा है वेस्टर्न ईरान के अंदर क्लैशेस चल रहे हैं, आप देखेंगे कि मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ दीज पर्टिकुलर क्लैशेस आर स्टिल हैपनिंग, अभी तक चल रहे। सनाई इंसर्जेंसी अभी तक चल रही है, सीरियन सिविल वॉर अभी तक चल रहा है। अब इसमें से कुछ जो फेमस हैं सबसे ज्यादा वो कौन से हैं? सबसे फेमस इसके अंदर जो है इस वक्त सीरिया का एक तो है, क्योंकि सीरिया कभी भी जो है ना कंसोलिडेशन ऑफ पावर भी फुली नहीं हुई है। ऑल्दो आइसिस को उन्होंने एक्सपेल कर दिया था 2018 के अंदर, लेकिन अभी उनकी फुली कंसोलिडेशन ऑफ पावर हैज नॉट एज येट हैपेंड। ठीक है जी। और अब हम इसके बाद जो देखेंगे, वी विल ट्राई टू कवर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ 3 फेमस यहाँ पे इंसर्जेंसीज हैं, उनको हम देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उसका स्पेसिफिकली भी जिक्र है और किस पॉइंट पे जाके इतना दैट हैज इफेक्टेड। और अभी रिसेंटली बैक इन द न्यूज इज द पैलेस्टाइन क्राइसिस, कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, बट हर एक के डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मिडिल ईस्ट इज फ्रॉट विद डिफरेंट कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं एक आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे विच विल डिटेल इन डेप्थ की जी पिछले साल में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस आ चुकी हैं और कहाँ कहाँ क्या हुआ। अच्छा, इस सारे रीजन के अंदर हर कोई इन्वॉल्व रहा है किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक्सेप्ट फॉर वन नोटेबल एक्सेप्शन विच इज कतर। कतर हैज समहाउ ब्यूटिफुली सो, ऑल्दो उनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था सऊदीया ने और उनके अलाइज ने मिलकर, लेकिन अब उन्होंने वो भी लिफ्ट कर दिए। कतर डिड नॉट बैक डाउन, दे डिड नॉट अपोलोजाइज एंड दे डेफिनेटली डिड नॉट शट डाउन देयर चैनल अल जजीरा इन द फेस ऑफ सुप्रीम प्रेशर फ्रॉम देयर नेबर्स। और अल्टीमेटली यही हुआ कि उनको राह रास्त पे आना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वो एम्बार्गो लिफ्ट होता जा रहा है। कतर हैज शोन एक्सट्रीम रेजिलियंस and prosperity in the face of a region जहां पे हर नेबर दूसरा नेबर उनका जो है या तो कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। दिस कंट्री हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड, एंड वहां पे बहुत ग्रोथ है, बहुत इंप्रूवमेंट है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, एजुकेशन बड़ी अच्छी है। जी मैम, इसका वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है जस्ट excuse me देखें, I'm about to wind up the lecture. There is a reason that I'm also recording this, to kindly ना wait for me to ask you guys के questions पूछने लग जाएंगे ना जब आप, I'm about to wind this up on this slide, तो मेरा wait क्या करें that I finish and then you can ask the questions. Okay, so this is the last slide. I think हमें 5 मिनट ही रह गए, इसके बाद हम यहाँ से onwards continue करेंगे कल इंशाल्लाह। तो I am going to open the house for questions now, तो आप लोग अपना सारे सवाल पूछ सकते हैं। Just let me stop.